इतिहास के पन्नों में कुछ दस्तावेज ऐसे होते हैं जो महज कागज और स्याही से नहीं लिखे जाते। बिल्कुल, वो उस समय की धड़कन और हताशा से भरे होते हैं। हाँ, और आज के इस गहन विश्लेषण में हम एक ऐसे ही दस्तावेज की परतें खोलने वाले हैं। ये दस्तावेज असल में एक ऐतिहासिक और काफी तीखा पत्र है जो 15 दिसंबर 1946 को लिखा गया था। सही कहा। भारत के भावी लोह पुरुष मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री सर स्टैफर्ड क्रिप्स को लिखा गया पत्र। और हमारी आज की चर्चा का जो मुख्य स्रोत है वो एक ऐसा लेख है जो इस एक पत्र के पीछे छिपी राजनीतिक बिसात का बहुत बारीकी से विश्लेषण करता है। तो हमारा आज का मिशन यही है कि हम समझें कि कैसे केवल स्याही और कागज से बना ये दस्तावेज ब्रिटिश साम्राज्यवाद के कफन में आखिरी कील साबित हुआ, और कैसे इसने आधुनिक भारत के निर्माण और अंततः उस विभाजन की जमीन तैयार की जिसने बहुत कुछ बदल कर रख दिया। देखिए, इस चर्चा में आगे बढ़ने से पहले उस दौर को समझना बहुत जरूरी है। 1946 का वो समय जब दूसरा विश्व युद्ध अभी खत्म ही हुआ था। हाँ, ब्रिटेन युद्ध जीत तो गया था, लेकिन आर्थिक और सैन्य रूप से उसकी कमर पूरी तरह टूट चुकी थी। भारत जैसे विशाल देश पर नियंत्रण रखना उनके लिए अब व्यावहारिक रूप से असंभव हो रहा था और देश अंदर ही अंदर सांप्रदायिक हिंसा की आग में जल रहा था। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा आकर्षित करती है वो ये है कि ब्रिटिश सरकार का जो कैबिनेट मिशन प्लान था ना, वो पूरी तरह विफल हो रहा था। और कांग्रेस, वो मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व वाली मुस्लिम लीग के बीच की खाई लगातार चौड़ी हो रही थी। जिन्ना एक अलग पाकिस्तान की मांग पर अड़े हुए थे। ऐसे नाजुक माहौल में लिखा गया पटेल का ये पत्र महज कोई शिकायत नहीं थी। बिल्कुल नहीं। चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। स्रोत के मुताबिक पत्र की शुरुआत में ही पटेल की भारी थकान और निराशा साफ झलकती है। और ये निराशा अकारण नहीं थी। पटेल ने इस पत्र में पंडित जवाहरलाल नेहरू की उस लंदन यात्रा का जिक्र किया है जिसका उन्होंने खुद बहुत कड़ा विरोध किया था। हाँ, क्योंकि नेहरू जी ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली के दबाव में लंदन गए थे। पटेल की दूरदर्शिता इसे एक कूटनीतिक बातचीत नहीं बल्कि एक राजनीतिक जाल मान रही थी। वो बिल्कुल सही सोच रहे थे। जब नेहरू ब्रिटिश सद्भावना पर भरोसा करके लंदन गए तो उन्हें वहां से अत्यंत निराश होकर लौटना पड़ा, क्योंकि वहां यह पूरी तरह स्पष्ट हो गया था कि ब्रिटिश सरकार सामने से चाहे जो कहे, पर्दे के पीछे वो पूरी तरह से मुस्लिम लीग की अलगाववादी मांगों को हवा दे रही थी। और यही बात पटेल ने क्रिप्स को बहुत साफ शब्दों में लिखी। ये घटना दर्शाती है कि 1946 के अंत तक कांग्रेस के शीर्ष नेताओं का भी ब्रिटिश सरकार के न्याय पर से पूरी तरह विश्वास उठ चुका था। अगर इसे आसान शब्दों में समझें तो ये कुछ ऐसा था जैसे आप किसी विवाद को सुलझाने उस मध्यस्थ के पास जाएं जिसने पहले ही दूसरे पक्ष के साथ डील कर रखी हो। बिल्कुल सटीक बात है। उन्हें समझ आ गया था कि अंग्रेज जानबूझकर फैसले लटका रहे हैं ताकि दोनों पक्षों में दूरियां और बढ़ें। और ये दूरी सिर्फ राजनीतिक बयानों तक सीमित नहीं रही, इसने जमीनों पर खून की नदियां बहा दी। हाँ, अब हम पत्र के उस हिस्से पर आते हैं जो सबसे ज्यादा विचलित करने वाला और क्रोध से भरा है। 16 अगस्त 1946 का दिन, डायरेक्ट एक्शन डे यानी सीधी कार्यवाही दिवस, जो मुस्लिम लीग द्वारा घोषित किया गया था, जिसने कलकत्ता की सड़कों को खून से लाल कर दिया था। उस समय बंगाल के मुख्यमंत्री हुसैन शहीद सुहरावर्दी थे और उस हिंसा में हजारों निर्दोष हिंदुओं का कत्ल हुआ था। पटेल का सबसे बड़ा गुस्सा इस बात पर था कि उस समय ब्रिटिश वाइसरॉय क्या कर रहे थे। पटेल ने वाइसरॉय लॉर्ड वेविल पर जो सीधा प्रहार किया है वो देखने लायक है। उन्होंने वाइसरॉय की कायरता और निष्क्रियता पर कड़े सवाल उठाए, जिसे एक तरह से आपराधिक निष्क्रियता कहा जा सकता है। बिल्कुल। पटेल ने क्रिप्स से स्पष्ट कहा कि लीग के प्रतिनिधिमंडल को ऐसे समय बुलाना जब वे हिंसा को एक खेल समझ रहे थे, ये एक बहुत बड़ी भूल थी। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है कि अगर वाइसरॉय ने डायरेक्ट एक्शन डे की शुरुआत में ही दंगाइयों को सख्ती से कुचला होता तो क्या इतना बड़ा रक्तपात नहीं टाला जा सकता था। वाइसरॉय की चुप्पी ने दंगाइयों को एक खुला निमंत्रण दे दिया था। वाइसरॉय के इस ढीले रवैये ने कट्टरपंथियों को ये संदेश दे दिया कि हिंसा फैलाकर वो अपनी राजनीतिक मांगे मनवा सकते हैं। और इसी संदर्भ में पटेल ने वो चेतावनी दी जिसे स्रोत एक खौफनाक भविष्यवाणी कहता है। उन्होंने साफ लिखा कि अगर शांति प्रिय बहुसंख्यक हिंदू समाज को लगातार कोने में धकेला गया तो वे भी अपना धैर्य खो देंगे। पटेल ने चेतावनी दी थी कि वे भी, और ये मैं कोट कर रहा हूं, कट्टर मुस्लिमों समान क्रूरतापूर्वक प्रतिशोध लेंगे। और ये कोई कोरी धमकी नहीं थी।
पटेल जमीनी हकीकत बयान कर रहे थे जो बाद में दुर्भाग्य से बिहार और गढ़मुक्तेश्वर के दंगों में सच साबित हुई। यहाँ बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि सिर्फ सड़कों पर ही नहीं, दस्तावेजों में भी एक खतरनाक खेल चल रहा था। आप कैबिनेट मिशन के उस अजीबोगरीब ग्रुपिंग प्रावधान की बात कर रहे हैं ना? हाँ, वही, जिसमें मुस्लिम बहुल बंगाल प्रांत को हिंदू बहुल असम प्रांत का संविधान तय करने का अधिकार दिया जा रहा था। ये तो एक तरह का संवैधानिक अपहरण था। असम के लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ा अन्याय था जिसे पटेल किसी भी कीमत पर स्वीकार करने वाले नहीं थे। और इस ग्रुपिंग वाले नियम के साथ एक बहुत ही भयानक जमीनी हकीकत जुड़ी हुई थी। बिल्कुल, हमें पूर्वी बंगाल, विशेषकर नोआखली में हिंदुओं पर हो रहे भयानक अत्याचारों का संदर्भ नहीं भूलना चाहिए। लेख में बहुत स्पष्ट रूप से जबरन धर्मांतरण, आगजनी, लूटपाट और महिलाओं पर हुए जघन्य अपराधों का जिक्र है। पटेल ने अंग्रेजों से सीधा सवाल पूछा था कि क्या असम के लोग नोआखली के इस भयानक अनुभव के बाद बंगाल के मुस्लिम लीग के नेतृत्व को कभी स्वीकार कर सकते हैं। ये हिस्सा ब्रिटिश तुष्टीकरण नीति की असलियत को पूरी तरह बेनकाब करता है। एक पक्ष को खुश करने के लिए दूसरे के भविष्य को दांव पर लगाया जा रहा था। और इसी समय की एक और तस्वीर है जो इस चर्चा का सबसे संवेदनशील हिस्सा है, जहां बड़े नेता दिल्ली और लंदन में सत्ता की सौदेबाजी कर रहे थे। वहीं 77 वर्षीय वृद्ध महात्मा गांधी पूर्वी बंगाल के नोआखली के जलते हुए गांव में नंगे पैर चल रहे थे। वे विस्थापितों को बसाने, अगवा लड़कियों को खोजने और जबरन धर्मांतरित लोगों को वापस लाने का भगीरथ प्रयास कर रहे थे। ये वो पल है जहां हमें एक सख्त प्रशासक के भीतर अपने गुरु के लिए गहरी चिंता दिखाई देती है। पटेल ने इस पत्र में अपना डर नहीं छिपाया। उन्होंने क्रिप्स को एक डरावनी चेतावनी दी थी कि अगर इस जहरीले माहौल में गांधी जी को कुछ भी नुकसान पहुंचा तो भारत में आक्रोश का ऐसा ज्वालामुखी फटेगा जिसे कोई नहीं रोक पाएगा। और सबसे बड़ी बात, पटेल ने साफ कर दिया कि ये आग सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि व्यापक स्तर पर ब्रिटेन तक भी पहुंचेगी। इस एक वाक्य से पटेल ने ब्रिटिश सरकार को सीधा कटघरे में खड़ा कर दिया था। वो बता रहे थे कि अंग्रेज सिर्फ अपने नुकसान की भाषा समझते हैं। बिल्कुल। तो इस सब का मतलब क्या है? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो पटेल, जो कभी भारत और इंग्लैंड के बीच एक पुल का काम करते थे, हाँ, यहाँ तक कि कभी समझौते के लिए गांधी जी का भी विरोध किया था उन्होंने। लेकिन अब उन्हें अफसोस था और वो विश्वास का पुल पूरी तरह टूट रहा था। पटेल का लहजा इस पत्र के अंत तक आते आते बहुत सख्त हो जाता है, एक अंतिम चेतावनी की तरह। पटेल ने अंग्रेजों से भारत के आंतरिक मामलों में दखलंदाजी बंद करने और सत्ता सौंपकर वापस जाने की स्पष्ट मांग की। उन्हें यह कठोर वास्तविकता समझ आ गई थी कि फूट डालो और राज करो की ब्रिटिश नीति ने भारत को उस खतरनाक मोड़ पर ला खड़ा किया है जहां देश को सदाकाल चलने वाले गृहयुद्ध और सांप्रदायिक हिंसा के कैंसर से बचाने के लिए विभाजन की पीड़ादायक सर्जरी से गुजरना ही पड़ेगा। एक राजनेता की उस असीम दूरदर्शिता का प्रमाण है जो भविष्य की पीढ़ियों को सुरक्षित रखने के लिए कड़े और अप्रिय फैसले लेने से नहीं हिचकिचाता। पटेल समझ चुके थे कि जब तक अंग्रेज मध्यस्थ की कुर्सी पर बैठे रहेंगे, आग में घी डालने का काम होता रहेगा। इस गहन विश्लेषण से एक बात बहुत स्पष्ट उभर कर सामने आती है कि आज की पीढ़ी के लिए ऐसे ऐतिहासिक दस्तावेजों को समझना क्यों जरूरी है। ये पत्र हमें याद दिलाता है कि आज़ादी और अखंडता की कीमत कितनी भारी थी और कैसे नेतृत्व को कड़े फैसले लेने पड़ते हैं। अंत में इस चर्चा को विराम देते हुए एक ऐसे सवाल पर विचार करना जरूरी है जो हमारे इतिहास से निकलकर आज की दुनिया पर भी लागू होता है। वो सवाल क्या है? जरा सोचिए, अगर सरदार पटेल में ये कड़ा पत्र न लिखा होता और ब्रिटिश सरकार अपनी धीमी तुष्टीकरण वाली मध्यस्थता जारी रखती, तो क्या पूरा भारतीय उपमहाद्वीप एक ऐसे अंतहीन गृहयुद्ध में फंस जाता जिसकी कोई भौगोलिक सीमाएं ही कभी तय नहीं हो पाती? ये वाकई सोचने वाली बात है। और क्या ब्रिटिश दखलंदाजी के रहते भारत कभी अपनी नियति का फैसला खुद कर पाता? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या बाहर से आए हुए तीसरे पक्ष के मध्यस्थ कभी वाकई किसी विवाद को सुलझाते हैं या सिर्फ अपने हितों के लिए उसे और उलझा देते हैं? एक बहुत ही गहरा विचार। इसी दार्शनिक सवाल के साथ हम आज के इस गहन विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।